सामूहिक कृषि आंदोलन के प्रश्न। जे स्टालिन। सामूहिक कृषि आंदोलन के क्षेत्र में सोवियत सरकार की सफलताओं की चर्चा अब हर कोई कर रहा है। यहाँ तक कि हमारे दुश्मन भी यह मानने को मजबूर हैं कि सफलताएं बहुत बड़ी हैं। और वे वाकई बहुत बड़ी हैं। यह एक तथ्य है कि इस वर्ष 20 फरवरी तक पूरे सोवियत संघ में 50% किसान फर्मों का सामूहिकीकरण हो चुका था। इसका मतलब है कि 20 फरवरी 1930 तक हमने सामूहिकीकरण की पंचवर्षीय योजना को 100% से भी अधिक पूरा कर लिया था। यह एक तथ्य है कि इस वर्ष 28 फरवरी को सामूहिक खेतों ने वसंत की बुवाई के लिए 36,000 सेंटने यानी लगभग 220 मिलियन पॉट बीज का भंडारण करने में सफलता प्राप्त कर ली थी, जो कि योजना का 90% से भी अधिक है। ये स्वीकार किया जाना चाहिए कि अनाज उपार्जन योजना के सफल क्रियान्वयन के बाद अकेले सामूहिक खेतों द्वारा 220,000 पॉट बीज का संचयन एक जबरदस्त उपलब्धि है। ये सब क्या दर्शाता है? यह माना जा सकता है कि ग्रामीण इलाकों में समाजवाद की ओर क्रांतिकारी बदलाव पहले ही हो चुका है। ये साबित करने की कोई जरूरत नहीं है कि ये सफलताएं हमारे देश के भाग्य के लिए, पूरे मजदूर वर्ग के लिए जो हमारे देश की निर्देशक शक्ति है, और अंत में पार्टी के लिए सर्वोच्च महत्व की हैं। प्रत्यक्ष व्यवहारिक परिणामों की तो बात ही छोड़िए, ये सफलताएं पार्टी के आंतरिक जीवन के लिए, हमारी पार्टी की शिक्षा के लिए बहुत मूल्यवान हैं। वे हमारी पार्टी को उत्साह और अपनी ताकत में विश्वास की भावना से भर देते हैं। वे मजदूर वर्ग को हमारे उद्देश्य की जीत में विश्वास से लैस करते हैं। वे हमारी पार्टी के लिए अतिरिक्त लाखों रिजर्व लाते हैं। इसलिए पार्टी का कार्य प्राप्त सफलताओं को समेकित करना तथा उन्हें हमारी आगे की प्रगति के लिए व्यवस्थित रूप से उपयोग करना है। लेकिन सफलताओं का अपना एक भद्दा पक्ष भी होता है, खास तौर पर जब वे तुलनात्मक रूप से, आसानी से, अप्रत्याशित रूप से प्राप्त की जाती हैं। ऐसी सफलताएं कभी कभी घमंड और अहंकार की भावना पैदा करती हैं। हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते। लोग अक्सर ऐसी सफलताओं से मदहोश हो जाते हैं। उन्हें सफलता से चक्कर आने लगता है, अनुपात की सारी समझ और वास्तविकताओं को समझने की क्षमता खो देते हैं। वे अपनी ताकत को बड़ा चढ़ाकर आंकने और दुश्मन की ताकत को कम आंकने की प्रवृत्ति दिखाते हैं। समाजवादी निर्माण के सभी सवालों को एक झटके में हल करने के लिए दुस्साहसवादी प्रयास किए जाते हैं। ऐसे मामले में प्राप्त सफलताओं को मजबूत करने और उन्हें आगे की प्रगति के लिए व्यवस्थित रूप से उपयोग करने की चिंता करने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमें प्राप्त सफलताओं को मजबूत क्यों करना चाहिए, जबकि हम पहले से ही एक झटके में समाजवाद की पूरी जीत हासिल कर सकते हैं? हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते। इसलिए पार्टी का कार्य इन भावनाओं के विरुद्ध दृढ़ संघर्ष करना है, जो हमारे उद्देश्य के लिए खतरनाक और हानिकारक है, तथा उन्हें पार्टी से बाहर निकालना है। यह नहीं कहा जा सकता कि ये खतरनाक और हानिकारक भावनाएं हमारी पार्टी के रैंकों में व्यापक हैं, लेकिन वे हमारी पार्टी में मौजूद हैं और यह कहने का कोई आधार नहीं है कि वे मजबूत नहीं होंगी। और अगर उन्हें खुली छूट दी जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि सामूहिक खेत आंदोलन काफी कमजोर हो जाएगा और इसके टूटने का खतरा एक वास्तविकता बन सकता है। इसलिए हमारे प्रेस का कार्य है इन और इसी तरह की अन्य लेनिन विरोधी भावनाओं की व्यवस्थित रूप से निंदा करना। कुछ तथ्य। 1. हमारी सामूहिक कृषि नीति की सफलताएं, अन्य बातों के अलावा, इस तथ्य के कारण है कि यह सामूहिक कृषि आंदोलन के स्वैच्छिक चरित्र पर आधारित है और यूएसएसआर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थितियों की विविधता को ध्यान में रखती है। सामूहिक खेतों को बलपूर्वक स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। यह मूर्खतापूर्ण और प्रतिक्रियावादी होगा। सामूहिक कृषि आंदोलन को किसानों के मुख्य जनसमूह के सक्रिय समर्थन पर आधारित होना चाहिए। विकसित क्षेत्रों में सामूहिक खेतों के गठन के उदाहरणों को यंत्रवत अविकसित क्षेत्रों में प्रत्यारोपित नहीं किया जाना चाहिए। यह मूर्खतापूर्ण और प्रतिक्रियावादी होगा। ऐसी नीति एक ही झटके में सामूहिकता के विचार को बदनाम कर देगी। सामूहिक कृषि विकास की गति और तरीकों को निर्धारित करने में यूएसएसआर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थितियों की विविधता पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। हमारे अनाज उगाने वाले क्षेत्र सामूहिक कृषि आंदोलन में बाकी सभी से आगे हैं। ऐसा क्यों है? पहला, क्योंकि इन क्षेत्रों में हमारे पास पहले से ही दृढ़तापूर्वक स्थापित राज्य फार्म और सामूहिक फॉर्मों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसके कारण किसानों को नए तकनीकी उपकरणों की शक्ति और महत्व तथा खेती के नए सामूहिक संगठन की शक्ति और महत्व के बारे में खुद को आश्वस्त करने का अवसर मिला है। दूसरे, क्योंकि इन क्षेत्रों में अनाज खरीद अभियान के दौरान कुलकों के खिलाफ लड़ाई में 2 साल की स्कूली शिक्षा मिली है और इससे सामूहिक कृषि आंदोलन के विकास में मदद मिली।
अंततः क्योंकि हाल के वर्षों में इन क्षेत्रों को औद्योगिक केंद्रों से सर्वोत्तम कैडर की आपूर्ति बड़े पैमाने पर की गई है। क्या ये कहा जा सकता है कि ये विशेष रूप से अनुकूल परिस्थितियां अन्य क्षेत्रों में भी मौजूद हैं, उदाहरण के लिए उपभोक्ता क्षेत्रों में, जैसे कि हमारे उत्तरी क्षेत्र, या उन क्षेत्रों में जहां अभी भी पिछड़ी राष्ट्रीयताएं हैं, जैसे कि तुर्किस्तान? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। स्पष्टतः सोवियत संघ के विभिन्न क्षेत्रों में परिस्थितियों की विविधता को ध्यान में रखने का सिद्धांत स्वैच्छिक सिद्धांत के साथ मिलकर एक सुदृढ़ सामूहिक कृषि आंदोलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षाओं में से एक है। लेकिन कभी कभी वास्तव में क्या होता है? क्या ये कहा जा सकता है कि स्वैच्छिक सिद्धांत और स्थानीय विशिष्टताओं को ध्यान में रखने के सिद्धांत का कई क्षेत्रों में उल्लंघन नहीं किया जाता है? नहीं, दुर्भाग्य से ऐसा नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए, हम जानते हैं कि उपभोक्ता क्षेत्र के कई उत्तरी क्षेत्रों में, जहां सामूहिक खेतों के तत्काल संगठन के लिए स्थितियां अनाज उगाने वाले क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत कम अनुकूल हैं, सामूहिक खेतों के संगठन के लिए प्रारंभिक कार्य को सामूहिक खेत आंदोलन के नौकरशाही फरमान, सामूहिक खेतों के विकास पर कागजी प्रस्ताव, कागज पर सामूहिक खेतों के संगठन द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रयास अक्सर किया जाता है। सामूहिक खेत जिनका अभी तक कोई वास्तविकता नहीं है, लेकिन जिनके अस्तित्व की घोषणा घमंडी प्रस्तावों के ढेर में की जाती है। या तुर्किस्तान के कुछ इलाकों को ही लें, जहां सामूहिक खेतों के तत्काल संगठन के लिए स्थितियां उपभोग क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्रों की तुलना में भी कम अनुकूल हैं। हम जानते हैं कि तुर्किस्तान के कई इलाकों में सशस्त्र बल का इस्तेमाल करने की धमकी देकर यूएसएसआर के उन्नत क्षेत्रों को पछाड़ने और उनसे आगे निकलने के प्रयास पहले ही हो चुके हैं। ये धमकी देकर कि जो किसान अभी सामूहिक खेतों में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें सिंचाई के पानी और निर्मित वस्तुओं से वंचित कर दिया जाएगा। इस साजंत प्रिशिबेव की नीति और स्वैच्छिक सिद्धांत पर भरोसा करने तथा सामूहिक खेत विकास में स्थानीय विशिष्टताओं को ध्यान में रखने की पार्टी की नीति के बीच क्या समानता हो सकती है? स्पष्ट रूप से उनके बीच कुछ भी समान नहीं है और न ही हो सकता है। इन विकृतियों, सामूहिक कृषि आंदोलन के इस नौकरशाही फरमान, किसानों के खिलाफ इन नाहक धमकियों से किसे फायदा हो रहा है? किसी को नहीं, सिवाय हमारे दुश्मनों के। इन विकृतियों का क्या परिणाम होगा? हमारे शत्रुओं को मजबूत करना और सामूहिक कृषि आंदोलन के विचार को बदनाम करना। क्या ये स्पष्ट नहीं है कि इन विकृतियों के लेखक, जो स्वयं को वामपंथी मानते हैं, वास्तव में दक्षिणपंथी अवसरवाद को बढ़ावा दे रहे हैं? 2. हमारी पार्टी की राजनीतिक रणनीति की सबसे बड़ी खूबियों में से एक ये है कि यह किसी भी समय आंदोलन की मुख्य कड़ी को चुनने में सक्षम है, जिसे पकड़कर पार्टी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए पूरी श्रृंखला को एक सामान्य लक्ष्य की ओर ले जाती है। क्या ये कहा जा सकता है कि पार्टी ने सामूहिक खेत विकास की प्रणाली में सामूहिक खेत आंदोलन की मुख्य कड़ी को पहले ही चुन लिया है? हाँ, ये कहा जा सकता है और कहा जाना चाहिए। यह मुख्य कड़ी क्या है? क्या ये शायद भूमि की संयुक्त खेती के लिए संघ है? नहीं, ऐसा नहीं है। भूमि की संयुक्त खेती के लिए संघ, जिसमें उत्पादन के साधनों का अभी तक समाजीकरण नहीं हुआ है, सामूहिक कृषि आंदोलन का एक पुराना चरण बन चुका है। क्या ये शायद कृषि कम्यून है? नहीं, ऐसा नहीं है। सामूहिक खेती आंदोलन में कम्यून अभी भी अलग थलग हैं। कृषि कम्यून के लिए परिस्थितियां अभी परिपक्व नहीं हुई हैं, जिसमें न केवल उत्पादन बल्कि वितरण भी समाजीकृत होता है। प्रमुख रूप से कृषि कम्यून के रूप में उभरने के लिए सामूहिक कृषि आंदोलन की मुख्य कड़ी, वर्तमान समय में इसका प्रमुख रूप, वह कड़ी जिसे अभी समझना होगा, वो है कृषि आटेल। कृषि आटेल में उत्पादन के बुनियादी साधन, मुख्य रूप से अनाज की खेती के लिए श्रम, भूमि का उपयोग, मशीनें और अन्य उपकरण, भार ढोने वाले जानवर और कृषि भवन का समाजीकरण किया जाता है। आटेल में घरेलू भूखंड, छोटे सब्जी के बगीचे, आवास गृह, डेयरी मवेशियों का एक हिस्सा, छोटे पशुधन, मुर्गी पालन आदि का समाजीकरण नहीं किया जाता है। आटेल सामूहिक कृषि आंदोलन की मुख्य कड़ी है क्योंकि यह अनाज की समस्या को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त रूप है। और अनाज की समस्या कृषि की पूरी व्यवस्था में मुख्य कड़ी है क्योंकि अगर इसे हल नहीं किया गया तो पशु प्रजनन, छोटे और बड़े की समस्या या औद्योगिक और विशेष फसलों की समस्या को हल करना असंभव होगा, जो उद्योग के लिए मुख्य कच्चा माल प्रदान करते हैं। यही कारण है कि कृषि आटेल वर्तमान समय में सामूहिक कृषि आंदोलन की प्रणाली में मुख्य कड़ी है। ये सामूहिक फॉर्मों के लिए आदर्श नियमों का प्रस्थान बिंदु है, जिसका अंतिम पाठ आज प्रकाशित हुआ है। और यही हमारी पार्टी और सोवियत कार्यकर्ताओं का प्रस्थान बिंदु होना चाहिए, जिनका एक कर्तव्य इन नियमों का गहन अध्ययन करना और उन्हें अंतिम विवरण तक लागू करना है। वर्तमान समय में पार्टी की यही लाइन है। क्या ये कहा जा सकता है कि पार्टी की यह लाइन बिना किसी उल्लंघन या विकृति के लागू की जा रही है?
नहीं, दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि यूएसएसआर के कई इलाकों में, जहां सामूहिक खेतों के अस्तित्व के लिए संघर्ष अभी भी खत्म नहीं हुआ है, और जहां आटेल अभी तक समेकित नहीं हुए हैं, आटेल के ढांचे को छोड़कर सीधे कृषि कम्यून में छलांग लगाने की कोशिश की जा रही है। आटेल अभी भी समेकित नहीं हुआ है, लेकिन वे पहले से ही आवास गृहों, छोटे पशुधन और मुर्गी पालन का समाजीकरण कर रहे हैं। इसके अलावा ये समाजीकरण कागज पर नौकरशाही के फरमान में बदल रहा है, क्योंकि ऐसे समाजीकरण को आवश्यक बनाने वाली स्थितियां अभी तक मौजूद नहीं हैं। कोई सोच सकता है कि सामूहिक खेतों में अनाज की समस्या पहले ही हल हो चुकी है, कि यह पहले से ही एक बीती हुई अवस्था है, कि वर्तमान समय में मुख्य कार्य अनाज की समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि पशुधन और मुर्गी पालन की समस्या का समाधान है। हम पूछ सकते हैं कि सामूहिक खेती आंदोलन के विभिन्न रूपों को एक साथ जोड़ने के इस मूर्खतापूर्ण कार्य से किसे लाभ होगा? इस तरह बहुत आगे बढ़ने से किसे लाभ होगा जो मूर्खतापूर्ण है और हमारे उद्देश्य के लिए हानिकारक है? सामूहिक खेती करने वाले किसानों को उनके घरों, सभी दुधारू मवेशियों, सभी छोटे पशुओं और मुर्गों का समाजीकरण करके परेशान करना, जबकि अनाज की समस्या अभी भी अनसुलझी है, जब सामूहिक खेती का आटेल रूप अभी भी समेकित नहीं हुआ है। क्या ये स्पष्ट नहीं है कि ऐसी नीति केवल हमारे शत्रुओं की संतुष्टि और लाभ के लिए हो सकती है? ऐसा ही एक अति उत्साही समाजवादी तो यहाँ तक चला जाता है कि एक आटेल को एक आदेश जारी कर देता है जिसमें निम्नलिखित निर्देश होते हैं: 3 दिनों के भीतर हर घर के सभी मुर्गों को पंजीकृत करें, पंजीकरण और पर्यवेक्षण के लिए विशेष कमांडरों के पद स्थापित करें, आटेल में प्रमुख पदों पर कब्जा करें, अपने पदों को छोड़े बिना समाजवादी लड़ाई की कमान संभालें, और बेशक आटेल के पूरे जीवन पर कड़ी पकड़ बनाएं। यह क्या है? सामूहिक फॉर्मों को निर्देशित करने की नीति या उन्हें बाधित करने और बदनाम करने की नीति? मैं उन क्रांतिकारियों के बारे में कुछ नहीं कहता सिवाय उनके निशान के, जो चर्चों से घंटियां हटाकर आटेल्स को संगठित करने का काम शुरू करते हैं। चर्च की घंटियां हटाने की कल्पना ही कर लीजिए, कितना क्रांतिकारी। हमारे बीच में समाजीकरण के ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयास, स्वयं को आगे बढ़ाने के ऐसे हास्यास्पद प्रयास, वर्गों और वर्ग संघर्ष को दरकिनार करने के उद्देश्य से किए गए प्रयास तथा वास्तव में हमारे वर्ग शत्रुओं के लिए फायदेमंद साबित होने वाले प्रयास कैसे पैदा हो सकते हैं? वे सामूहिक कृषि विकास के मोर्चे पर हमारी आसान और अप्रत्याशित सफलताओं के माहौल में ही पैदा हो सकते थे। वे केवल हमारी पार्टी के एक वर्ग के मूर्खतापूर्ण विश्वास के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकते हैं। हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो हम कर सकें। वे केवल इसलिए उत्पन्न हुए होंगे क्योंकि हमारे कुछ साथी सफलता से चक्कर खा गए हैं और फिलहाल उनके दिमाग की स्पष्टता और दृष्टि की गंभीरता खत्म हो गई है। सामूहिक कृषि विकास के क्षेत्र में अपने कार्य की दिशा को सही करने के लिए हमें इन भावनाओं को समाप्त करना होगा। अब ये पार्टी के तात्कालिक कार्यों में से एक है। नेतृत्व की कला एक गंभीर विषय है। किसी को आंदोलन से पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जनता से संपर्क टूट जाता है। लेकिन किसी को बहुत आगे भी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि बहुत आगे भागना जनता से संपर्क खोना और खुद को अलग थलग करना है। जो व्यक्ति आंदोलन का नेतृत्व करना चाहता है और साथ ही व्यापक जनता से संपर्क बनाए रखना चाहता है, उसे 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी होगी, उन लोगों के खिलाफ जो पीछे रह जाते हैं और उन लोगों के खिलाफ जो बहुत आगे निकल जाते हैं। हमारी पार्टी मजबूत और अजेय है, क्योंकि किसी आंदोलन का नेतृत्व करते समय वह मजदूरों और किसानों की विशाल जनता के साथ अपने संपर्कों को बनाए रखने और बढ़ाने में सक्षम है। जे. स्टालिन।